अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला लेसन पढ़ते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को देखेंगे और वाटर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। कोहेजन को, हाइड्रेशन को, पोलराइजेशन को, हाई स्पेसिफिक हीट को, हीट ऑफ वेपराइजेशन को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर को देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यहाँ हम बात करते हैं कि वाटर की जो मौजूदगी है मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और अर्थ के ऊपर, अ, ये बहुत अहमियत की हामिल है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लिविंग सेल जो होते हैं वो तकरीबन 70 टू 90% जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, पानी का बना हुआ होता है। ये पानी जो है इतना ज़्यादा मिकदार में वाटर की अवेलेबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ज़ाहिर करती है इसकी कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे मौजूद है। इसी वजह से इसी तरह से अगर हम अपनी अर्थ पे देखें तो 2/3 जो प्लेनेट है हमारा ये तकरीबन पानी से ढका हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लेनेट का नाम भी देते हैं। अब रोल इसका क्या है, इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं इसको, क्रेडल ऑफ लाइफ भी इसको कहते हैं। इस वजह से कहते हैं इसको कि बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो पानी की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। वाटर कंटेंट अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर देखें तो ब्रेन और हृदय के अंदर तकरीबन 73% हमें पानी नजर आता है, लंग्स के अंदर 83% एंड सो ऑन। आप आगे देख सकते हैं बोन के अंदर 31% नजर आता है, सीट के अंदर 12 टू 15% हमें पानी की अवेलेबिलिटी नजर आती है। अगला जो हम देखते हैं कि इसकी पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि चार्जेस होना। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें हमें ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज नज़र आती है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज नज़र आती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनके 2 बॉन्ड्स ये बनाता है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। इसमें भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड नज़र आता है, ये भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हुआ नज़र आता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्योंकि शेयरिंग होती है तो जो ये हाइड्रोजन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और जो ऑक्सीजन शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से भी चले जाएंगे और यहाँ से भी चले जाएंगे। तो क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी ऑक्सीजन के थोड़े करीब, इस वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि अनइक्वल शेयरिंग होती है इसके अंदर, वाटर के अंदर, बिटवीन दी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देखते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग की वजह से रिजल्ट ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आता है। अगर हम मॉलिक्यूल के शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के एक तरफ हमें एक लोन पेयर नजर आता है, यानी कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नजर आता है जो किसी भी रिएक्टिव या ये बॉन्ड बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। तो वो जो है वो इधर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मौजूद जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में आए हुए हैं, एक वो इसको रिपेल करता है। यहाँ से इसको भी रिपेल करेगा और इस तरफ से इसको रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को भी रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का मॉलिक्यूल वो लीनियर पोजीशन पे नहीं आता बल्कि वो एक बैंड पोजीशन पे आ जाता है। तो हमें बैंड नजर आता है, बैंड नजर आता है, इनके मूव हुआ नजर आता है, मेक इट अ विथ वन नेगेटिव पोल एंड वन पॉजिटिव पोल। अब ये हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि ये एक मॉलिक्यूलर फोर्स है, एक वीक मॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पार्ट of the another molecule, यानी कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो एक वीक मॉलिक्यूलर फोर्स या एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है जिसको डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, क्योंकि एक वीक फोर्स है इस वजह से इसको डॉटेड लाइन से शो किया जा रहा है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाता है। यहाँ पे पानी की मिसाल एज एग्जांपल ली जा रही है।
तो इस वजह से हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल और नेगेटिव पार्ट जो होगा वो उसका ऑक्सीजन होगा। रिप्रेजेंटेशन इसकी अगर हम देखें तो ये लाजमी तौर पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन की जाती है क्योंकि एक वीक बॉन्ड है, ये मैटर क्यों करता है। हाइड्रोजन जो होता है ये पानी को बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज दे रहा होता है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज देता है उसको हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो कोहेजन की होती है। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन एक वीक एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल, यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम कोहेजन का नाम देते हैं। इस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यही एक वजूहात होती हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर जो है उसकी वजूहात कोहेजन की वजूहात पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि ये फ्री वाटर को फ्रीली मूव करवाता है विद इन दी बॉडी, ना सिर्फ ये ब्लड वेसल्स के अंदर बल्कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी, और प्लांट्स के अंदर वाटर को कंडक्ट करने के लिए भी पानी एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। अगर हम मरकरी को देखें तो लाजमी तौर पे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर मुख्तलिफ कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। कोहेसिव की काजेज जो होते हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मरकरी के अंदर वो मरकरी के जो मॉलिक्यूल और एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं। अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो वो एडहेशन है। एडहेशन क्या होती है? ये एक अट्रैक्शन है बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल। मुख्तलिफ कंपाउंड्स अगर एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम एडहेशन का नाम देते हैं। ये क्यों होती है? ये उसके पोलैरिटी की वजह से होती है। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल कोई और कंपाउंड के पोलर मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स रखता है, जिसकी वजह से एडहेशन होती हुई हमें नजर आती है। जिस तरीके से एक अगर आप सेलुलोज पेपर के ऊपर पानी गिराएंगे तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जो वाटर होगा वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्टिव फोर्स रखेंगे। बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये क्लाइंब करवाता है। adhesion helps water climb or stick to vessels wall। जो वेसल्स वॉल होती है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, उनके साथ बूंद बनाने में जुड़ने में मदद करता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, तो इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। आगे हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पानी की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अ, सबसे पहली बात तो हम स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कैलोरीज टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 1 ग्राम वाटर का बढ़ता है तो वो अमाउंट जो रिक्वायर्ड थी इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसको क्या नाम दिया जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब पानी की अगर हम बात करें तो पानी के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हर 1 ग्राम को के 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, या फिर हम यूं देखते हैं कि 4.18 जूल एनर्जी चाहिए होती है हर ग्राम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब इज यूज्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ज़्यादातर एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में ज़ाहिर हो जाती है और टेम्परेचर को राइज नहीं करती। इसकी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर रेंज में रखता है। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स और प्रोटोप्लाज्म को फ्रॉम सडन थर्मल शॉक। यानी कि यकदम अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो ये उसके असर से प्रोटोप्लाज्म को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचा के रखता है, प्रोटेक्शन देता है। हेल्प्स एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव एंड स्टेबल टेम्परेचर। और ये एक्वेटिक लाइफ के अंदर
लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करता है। इसको हम यूँ ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें पानी नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमें सैंड नज़र आ रही है। दोनों सेम ही टेम्परेचर पे, सेम ही टाइम पे, सेम ही अमाउंट में इन दोनों के ऊपर गर्मी पड़ रही है। लेकिन जो सैंड होता है, सैंड होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन पानी जल्दी गर्म नहीं होता। तो यही हमें बताती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की ज़्यादा है और दूसरी चीज़ों की लाज़िम तौर पे कम होगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें बताती है कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू टर्न 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स। यानी कि अगर 1 ग्राम लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, तो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की ज़रूरत होगी, जो अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होगी, उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा। जिस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 574 किलो कैलोरी, 574 किलो कैलोरी पर ग्राम, पर किलोग्राम, हर एक किलोग्राम के लिए 574 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, या हर एक ग्राम के लिए 574 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, विच इज़ वेरी हाई। सो वाई सो इतना ज़्यादा क्यों है? Because hydrogen bonds must be broken before water can evaporate. हाइड्रोजन बॉन्ड को लाजमी तोड़ना होता है अगर वाटर को एवापोरेट करना है। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदर पानी डाला हुआ है और इसको गर्म किया जा रहा है, और अंदर से निकलने वाली स्टीम जो है लाजमी तौर पे वो पानी की फॉर्म में है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के ही बाहर आ रही है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एक कूलिंग मैकेनिज्म है। स्वीटिंग, लाजमी तौर पे जब हम हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वीटिंग होती है, एनिमल के अंदर पसीना निकलता है। एंड ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस विथ मिनिमल वाटर लॉस, और लाजमी तौर पे जो एवापोरेशन होती है, स्वीटनिंग में भी एवापोरेशन होगी और ट्रांसपायरेशन में भी एवापोरेशन ही होती हुई नजर आएगी, और एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। और थोड़ा से ही अमाउंट वाटर को एवोपरेट करने से एक अच्छा खासा टेम्परेचर जो है वो कम किया जा सकता है। एवोपरेटिंग जस्ट 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 1 लीटर कैन लोअर द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग वाटर बाय 1 डिग्री। यानी कि अगर हम 2 मिलीलीटर ही वाटर को एवोपरेट करें, तो वो 2 मिलीलीटर वाटर अगर एवापोरेट हो रहा है 1 लीटर में से, तो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को गिरा देगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाएगा दूसरे वाटर मालिक्यूल का जो कि बाकी बचे हुए हैं। तो हाई हीट वेपराइजेशन हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ कूलिंग मैकेनिज्म। यहाँ तो हम देखते हैं कि एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो पोलैरिटी जो है, अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वाटर जो है ये बहुत से मैकेनिज्म में इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल मैकेनिज्म्स के अंदर बहुत से रिएक्शंस में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट हुआ है, क्यों है? एवरीथिंग मेक्स वाटर एक्सीलेंट एट डिसॉल्विंग द आयोनिक कंपाउंड एंड द पोलर सब्सटेंसेस। यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स हो गए या पोलर सब्सटेंसेस हो गए, उनको डिसॉल्व करने के लिए एक्सीलेंट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो पोलैरिटी इसको ये खासियत देती है। मैकेनिज्म क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स पुल अपार्ट आयंस, सोडियम क्लोराइड एंड सराउंड्स देम। लाज़मी तौर पे कोई अगर आर्गेनिक कंपाउंड है या फिर ऐसा अगर हम यूँ पोलर मॉलिक्यूल है कोई, तो वो उन मॉलिक्यूल्स को अलहदा करेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उनको अलहदा करेगा और उनके गिर्द घिर जाएगा। तो यहाँ पे भी ये वो एक घेरा बनाएगा, सर्कल बनाएगा, तो इसको भी एक सर्कुलर नेचर में लेके आएगा, और इस तरह से ये दोनों एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन एक्वस कंडीशन, एक्वस मीडियम, बहुत से जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तकरीबन तमाम केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो एक्वस मीडियम यानी कि वाटर की मौजूदगी में होती हैं। डिजोल्व्ड आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू रिएक्ट। जो आयंस वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो फ्रीली रिएक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कंपाउंड, एक मोनोमर का और दूसरे मोनोमर का हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर रिलीज कर देते हैं।
एंड दे बिकम द पॉलीमर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पानी इसके अंदर यूज़ हो रहा है और ये इसको दोनों को तोड़ने का काम करता है। तो बहुत से केमिकल रिएक्शंस वाटर की मौजूदगी में हमें होते हुए नज़र आते हैं। फिर हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की बात करते हैं। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या है? यहाँ पे आप देखें ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस डालते हैं तो वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनके ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ रिएक्शन ना करें। तो जब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को इसके अंदर ऐड किया जाता है तो ये इसके साथ रिएक्ट तो नहीं करता। तो लास्ट में तौर पे वो एक अलग से क्लम्प्स बना लेते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस लाइक ऑयल या यहाँ you can write हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस टू क्लम्स टुगेदर इन वाटर। पानी में जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके क्लम्स बनने की टेंडेंसी को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। जब वाटर मॉलिक्यूल में ऑयल डाला जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ के क्लम्स बना रहे हैं, यानी कि ये गुच्छे से बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? इस रिएक्शन को या हम यूँ कहें कि इस प्रोसेस को हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नाम देते हैं। व्हाई इट हैपेंस? ऐसा होता क्यों है? वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर एंड एक्सक्लूड नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब लाज़मी तौर पे जो वाटर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा तो वो इसके वाटर के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा तो नए हाइड्रोजन पुराने हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और ये जो है, जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, ये इनको डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से ये इसके साथ तो रिएक्शन नहीं कर रहा लेकिन वो इस तरह के बॉन्ड्स बना रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्लम्प्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर हमें यहाँ पे कुछ ग्रूव्स बनते हुए नज़र आएंगे और उन ग्रूव्स के अंदर जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं वो जमा हो जाएंगे। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या दी है? एसेंशियल फॉर फार्मिंग लिपिड बायलेयर। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इसकी अहम किरदार अदा करता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अगर ऐसा हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ना होता तो लिपिड्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने में नहायत तकलीफ का मसला पैना पड़ता है, यानी आसानी से वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते। लिपिड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, कोलिस इनटू अ लार्जर ड्रॉपर टू मिनिमाइज कॉन्टैक्ट विथ वाटर। लाज़मी तौर पे वाट जो ऑयल का ड्रॉपलेट होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्लम्प्स बनाता है, लार्ज ड्रॉपलेट बनाता है ताकि वाटर के साथ कम से कम कांटेक्ट बनाया जा सके। जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है और स्टेबिलिटी होती है जैसे कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो होते हैं जैसे कि ल्यूसीन हो गए, वेलिन हो गए, फिनाइलएलनिन हो गए, ये जो एसिड अमाइनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से जो प्रोटीन फोल्ड्स होते हैं, प्रोटीन 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी किसकी वजह से? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की ही एक मिसाल होती है। अगर ऐसा ना होता तो प्रोटीन जो है वो अपनी शक्ल सूरत नहीं ले सकते थे। अगर प्रोटीन अपनी शक्ल सूरत नहीं लेते तो बहुत सी एंजाइम्स काम नहीं करते। फिर मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग। मैनी बाइंडिंग साइट्स कंटेन हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स दैट एक्सक्लूड वाटर इंक्रीजिंग बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रेंथ। इनकी काफ़ी सारी बाइंडिंग साइट जो होती है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर, मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, वो हाइड्रोफोबिक होती हैं और वो एक्सक्लूड करती हैं वाटर को। आगे हम देखते हैं तो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वाटर का टूटना आयंस के अंदर, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अंदर। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? आयोनाइजेशन का नाम दिया जाता है। इसके अलावा पानी को हम एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एट अ टाइम ये हाइड्रो एसिडिक भी है और एट अ टाइम ये बेसिक भी है। इस वजह से हम इसको एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। इसके अलावा हम बफर सॉल्यूशन, बफर नेचर भी कहते हैं। बफर नेचर का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जो वाटर जो होता है ये तब्दील नहीं होने देता पीएच को। अच्छा जी, रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वाटर टूटता है तो हमें पॉजिटिव आयन बनता हुआ नजर आता है और हाइड्रोक्सिल आयन बनता हुआ नजर आता है। इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द नंबर
प्रोटॉन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल, वो इक्वल होगा, न्यूट्रल पीएच होगा। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है ये। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल यानी कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक के तौर पे यूज होता है, पीएच को मेंटेन करता है एज अ बफर। ये एंजाइम्स रिक्वायर एट अ स्पेसिफिक पीएच टू फंक्शन, वाटर हेल्प्स मेंटेन दिस। यानी कि हर एक एंजाइम को, हर एक प्रोटीन को अपना फंक्शन करने के लिए एक मखसूस पीएच की ज़रूरत होती है और वाटर उसको मेंटेन करने में मदद करता है। यहाँ पे आप एसिड और बेस देख रहे हैं। एंजाइम्स रिक्वायर एट अ स्पेसिफिक पीएच टू फंक्शन, वाटर हेल्प्स मेंटेन दिस। यानी कि हर एक एंजाइम को, हर एक प्रोटीन को अपना फंक्शन करने के लिए एक मखसूस पीएच की ज़रूरत होती है और वाटर उसको मेंटेन करने में मदद करता है। यहाँ पे आप एसिड और बेस देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर का मतलब होता है कि वाटर नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल सब्सटेंसेस होते हैं वो ठंडे करने में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डेंसर हो जाते हैं, लेकिन और गर्म करने पे वो एक्सपेंड करते हैं। लेकिन पानी क्या करता है, अगर आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन 0 से अगर 4 से 0 की तरफ आओगे तो वो एक्सपेंड करता है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। क्यों? फार्मिंग का लेटाइस स्ट्रक्चर, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या होता है, आइस जो होती है वो लेस डेंस होती है देन लिक्विड वाटर। आइस फ्लोट्स, और जिसकी वजह से आइस फ्लोट करती है। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आइस फॉर्म एन इंसुलेटिंग लेयर ऑन टॉप ऑफ द पॉन्ड्स, यानी कि अगर तालाब वगैरह ठंडे हो जाते हैं तो उसके ऊपर हमें जो बर्फ़ है वो नज़र आती है और लाजमी तौर पे वो एक इंसुलेशन क्रिएट करती है, वो नीचे वाले पानी को मज़ीद ठंडा नहीं होने देती। की प्रॉपर्टीज में एनामोलस बिहेवियर जो है वाटर का वो नहायत अहमियत का हामिल है। आम तौर पे जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनको जब हम ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और गर्म करने पे वो एक्सपेंड करते हैं। पानी की खसूसियात कुछ डिफरेंट है। पानी को जब आप ठंडा करेंगे किसी भी टेम्परेचर से, आप जब डिग्री सेंटीग्रेड लेके आएंगे यानी कि रूम टेम्परेचर से, हाँ टेम्परेचर से बीच में होके आते हैं तो वो कोल्ड है। जब उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आया जाता है, एक्सपेंड करता है। हालाँकि ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ इसकी ख़ासियत होती है। जिसके लिहाज से हम देखा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेता की डेंसिटी हाईएस्ट होती है और जब वो जूल आता है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बर्फ़ मिटती हुई नज़र आती है। वजह क्या आती है उसमें, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो अपने आप बांड्स जो होते हैं वो बंधे होते हैं और अरेंजमेंट हो रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आइस के वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इसमें फासला थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप को अरेंज करके एक लेटाइस बनाती है, आइस लेटाइस बनाती है। वार्म वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ फासले पर हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी हमें कम नज़र आ रही है। लेकिन जो कोल्ड वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से ये इसके जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी हमें नज़र आएगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये एक इंसुलेटिंग लेयर बनाती है जो एक एक्वेटिक लाइफ को ज़िंदगी देने के यानी कि उसको ज़िंदा रहने के काबिल बनाती है। अगर बर्फ़ सिंक हो जाती तो यहाँ पे हमें एक्वेटिक लाइफ जो है वो मरती हुई नज़र आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बर्फ़ जो बनी जमी हुई है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। नीचे आप आते रहेंगे तो टेम्परेचर हाई होता रहेगा, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको लाइफ उसकी सेम हो जाती है। ये था हमारा वाटर के ऊपर लेक्चर और वाटर के मुताबिक हमने पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Thank you.